गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5 का। आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 38 में, दैट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क क्वांटिफिकेशन। आज के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम अपनी रिस्क को क्वान्टिफाई करते हैं। उन चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है आइडेंटिफाइंग द रिस्क। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें इसेंशियली क्या करना होता है, अपनी पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है जिससे कि हम अपनी रिस्क को मैनेज कर सकें, उनको डेवलप कर सकें। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम अपनी चीज़ों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न करें और फिर हम अपने ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको मैनेज करें। तो हम ये देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को एनालिसिस करती हैं, उनको मैनेज करती हैं और अपनी चीज़ों को डेवलप करती हैं। अगर हम देखें कि हम किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में अगर कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो हमें वहाँ पे डिफरेंटली चीज़ों को करना होता है। कि अगर हम देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही उन चीज़ों को कर लेती है जब वो अपने लीस्ट रिमोट्स को सिमिलरली यूज़ करती है। तो साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्लेड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पॉपअप करना होता है और आपको उसको उस टाइम पे कर लेना होता है। आप रेडी हो जाते हैं आपको क्या चीज़ किस टाइम पे करनी है। तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी लर्निंग के बेसिस पे उन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे, जो कि हमारे स्पेशली हमारे बिजनेस के लिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कोई भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी को हम अपने मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम से पूछते हैं, जिससे कि हम ये पता करते हैं कि क्या हमारे इनपुट्स होंगे। और अगर हमें अपने हाई लेवल को देखना होता है अपने प्रोजेक्ट में, तो मैनेजर उसमें उन चीज़ों को अपने नॉलेज के बेसिस पे डील करता है, जो कि अपने किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। और हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, अपनी पोटेंशियल रिस्क को देखते हैं जिनको भी हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करना होता है, कि किस तरीके से हम अपने कामों को, अपने वर्क को मैनेज करेंगे हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से वो पॉसिबल होंगे। तो साथ साथ हम अपने आउटपुट प्रोसेस को भी देखते हैं कि उसमें किस तरीके के इम्पॉर्टेंट रिस्क रजिस्टर हैं जिसमें हम अपनी रिस्क को मेंटेन किए हुए हैं, कंसिस्ट किए हुए हैं, जिन भी रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया है। और साथ साथ हमें किस तरीके के रोल को प्ले करना होगा और किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे उसके एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग में। ये सब चीज़ें हम अपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन में करना होता है। लेकिन अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क की नीड होती है, जो कि हमारे किसी भी की मेंबर्स को लूज़ कर रही है किसी भी टीम के अंदर, तो वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दिखना होता है। तो हम अपनी उन मनी को देखते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में रनिंग आउट हो रही हैं, जो कि एक कंपटीशन के बेसिस पे हो रही है। लेकिन अगर हम कुछ केस में देखें तो वहाँ पे हर एक रिस्क को हर एक स्टेप के अंदर देखा जाता है, उसको माइटिगेट किया जाता है जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर रही हो। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि अगर कोई टीम के अंदर कोई रेजिडेंसी है और वो हेल्प कर रही है कि वो लिमिट को डैमेज करे किसी भी टीम मेंबर के अंदर, तो हमें अपनी अदर जॉब के अंदर मूव करना होता है पार्ट वे के अंदर, जिसमें हम किसी वर्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो साथ साथ आप देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते टाइम उसको इस तरीके से हम पोज करते हैं जब तक हम अपने फंड्स का वेट कर रहे हों, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को प्रिवेंट कर रही हों। और साथ साथ अगर हम देखें तो अगर किसी भी तरीके की फंडिंग की कमी हो या उसका लैक हो, तो वो टेम्प्रेरी हम उस टाइम पर मैनेज करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिस्क का इवैल्यूएशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने रिस्क को। तो जिन भी लिस्ट को हमने प्लेस पे हाईलाइट किया था कि ये रिस्क हमारे प्रोजेक्ट की हैं, तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उनको क्लोजली क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि कौन सी ऐसी रिस्क हैं जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर थ्रेट देंगी। तो उन रिस्क के अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म डैमेजेस को देखते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं, जो कि अभी पास हो रहे हैं। तो हमें अपने रिस्क के अंदर उन सारी कैटेगरीज़ को देखना होता है जहाँ पे हम उनको एक लीगल वैरायटी के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है हमारा वो किस तरीके से हमारे एक लीगल ट्रबल को एक रीजन से अनदर रीजन की तरफ अवॉइड कर रहा है। तो उस वर्स्ट केस के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, किस तरीके के हमारे
कैपिटल वेस्ट हो रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उन रिस्क से हम किस तरीके से एक पोटेंशियल रिवार्ड ले सकें। तो हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू उन चीज़ों को बैलेंस करना होता है, उनके प्रॉज और कॉन्स को देखना होता है, जो कि हमें वेटेड केयरफुली करने होते हैं, और उस पर रेस्पेक्ट में हम हर एक पोटेंशियल रिस्क को उसमें देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है, जो कि हम हर एक रिस्क के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली हम अपने रिस्क को एसेस करते हैं, उसको रेट करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, और सेकेंडली हम उनकी इम्पैक्ट्स को देखते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हो रहे हैं। साथ साथ हम अपने वैरायटी ऑफ टूल्स का यूज़ करते हैं जब हम उसको असिस्ट कर रहे होते हैं किसी एक प्रोसेस के अंदर। तो अगर आप देखें तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर हम कुछ चीज़ों का असेसमेंट इन मेथड्स के, इन टूल्स के थ्रू करते हैं। तो अगर आप देखें तो पहला है रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, सेकंड है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट है रिस्क डाटा क्वालिटी असेसमेंट, नेक्स्ट है रिस्क कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद है रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट, और लास्ट है एक्सपर्ट जजमेंट। और इसी तरीके से अगर हम अपने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को देखें तो पहला है सेंसिटिविटी एनालिसिस, EMV एनालिसिस जिसको हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस कह रहे हैं, डिसीजन ट्री एनालिसिस, टोरेंडो डायग्राम्स एंड मॉन्टे कार्लो एनालिसिस। अगर हम देखें तो जो भी एक सर्टेन रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करे तो उसके कंडीशन में हम उन रिस्क को देखते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लाइकली अकर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि कोई भी रिस्क बहुत लाइकली है और वो उस प्रोजेक्ट में अकर हो रही है और वो उस कंपनी को हाईली डैमेज कर रही है, तो उसको हमें सीरियसली लेना होता है। लेकिन अदर हैंड में देखें कि कोई रिस्क अनलाइकली है और वो रियलाइज़ कर रही है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा रही है, तो हमें उन रिस्क को अपने प्रोजेक्ट के अंदर से क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ मिटिगेटिंग द रिस्क, कि दिस was touched on the brief above as far as taking steps to limit the damage that any of your potential risk would do. The easiest example to understand is one of regarding members of the team, कि अगर हम किसी भी चीज़ को अपने मिटिगेट ऑफ रिस्क के लिए ब्रीफ कर रहे हैं तो हमें उन सब स्टेप्स को लेने होते हैं जो कि हमारे एक डैमेज को एक लिमिट के अंदर किसी एक पोटेंशियल रिस्क को ला रहे हैं। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए समझने के लिए कि हम अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकें। साथ साथ अगर हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है और उसके रिगार्ड में अपने प्रोजेक्ट के वर्क को देखना है तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती है कि हर एक जो टीम मेंबर है वो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट टू फिनिश नहीं रह सकता। इफ़ यू ओनली हैव वन पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइटल पोर्शन ऑफ द वर्क, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि कैपेबल है कि वो आपके वर्क के एक वाइटल पोर्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको वहाँ पे अपने रिस्क को एक्सपोज करना होगा जो कि वो पर्सन फेस कर रहा है, और उस रिस्क के बेसिस पे वो उस वर्क को किसी भी रीजन से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ रिडंडेंसी को पॉसिबल करना होता है। स्पेशली हम अपने प्रोजेक्ट के क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर अपने रिस्क एक्सपोजर्स को देखते हैं जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर लॉसेस को ला रहे हैं, जो कि एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे एंटायर प्रोजेक्ट में जब एक डिटेल्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब उसके बेसिस पे हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिस्क को माइटिगेट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने रिस्कों को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम अपनी रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और किस तरीके से हम अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम अपने उन पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें जिससे कि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें और उनको डेवलप कर सकें। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन चीज़ों को लर्न करते हैं, खुद के ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस तरीके से चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन अगर हम देखें तो हर एक बिज़नेस के अंदर, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हर चीज़ें अलग अलग होती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस चीज़ को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें प्लेड आउट करना है, वो चीज़ें हम अपने पास्ट लर्निंग के बेसिस पे करते हैं और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि हम अपने बिज़नेस के अंदर उन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसमें हम अपने टीम मेंबर से पूछते हैं कि क्या हमारे इनपुट्स रहेंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई हाई लेवल ऑफ रिस्क है तो उसको हम अपने मैनेजर से कंसल्ट करते हैं
और वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों से डील करता है, और वो जो भी लोग अपने फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट हैं उनसे हम उनका जजमेंट लेते हैं, और साथ साथ हम अपनी पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट करते हैं जिसको भी हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करना है, और उस पॉसिबिलिटी के थ्रू हमें उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि हम अपने रिस्क रजिस्टर के अंदर उस प्रोसेस के अंदर हम अपने रिस्क को मेंटेन कर सकें। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।